असली मसाले सच सच MDH MDH। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों में बात होगी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली सरकार पर आरोप लगाकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने छोड़ी पार्टी। इस्तीफे की चिट्ठी में कैलाश गहलोत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कर रही है जनता की अवहेलना। शीश महल विवाद को कैलाश गहलोत ने बताया कि पार्टी के लिए ये शर्मनाक था। बताएंगे आपको कैलाश गहलोत ने आखिर क्यों कहा कि आप अब आम आदमी पार्टी नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा में नाइजीरिया की यात्रा के अपने अंतिम कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के बाद अब से थोड़ी ही देर में 19वें G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो के लिए रवाना होंगे। नाइजीरिया के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति के समझौते हुए हैं। नाइजीरिया के साथ भारत के संबंधों पर होगी विशेषज्ञों से चर्चा। बताएंगे आपको महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान क्या रहे नेताओं के आरोप प्रत्यारोप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। पीएम ने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रीट्वीट करके लिखा कि अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है। फिल्म साबरमती रिपोर्ट 2 दिन पहले 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म करने के बाद एक्टर विक्रांत मैसी ने कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो इन तमाम खबरों पर होगी हमारी नजर, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महारानी एलिजाबेथ के बाद अवार्ड पाने वाले पहले गैर नाइजीरियाई नेता बने। सम्मान को दोनों देशों की दोस्ती और देशवासियों के नाम किया समर्पित। भारत और नाइजीरिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति। पीएम मोदी और राष्ट्रपति टिनुबू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। पीएम ने नाइजीरिया के साथ रणनीतिक भागीदारी को बताया अहम। पीएम मोदी ने अबुजा में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। दोनों देशों की दोस्ती में भारतीय समुदाय को बताया अहम। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से तोड़ा नाता। बुनियादी सिद्धांतों से भटकने का लगाया आरोप। भाजपा ने कहा तानाशाही और भ्रष्टाचार के चलते आप में बढ़ी घुटन। आपने ईडी का डर बताया इस्तीफे का कारण। अंतिम चरण में चुनावी समर। महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान, प्रियंका गांधी तो झारखंड में जेपी नड्डा समेत दूसरे नेता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में कर रहे प्रचार। नाइजीरिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। पीएम ने पिछले साल भारत की अध्यक्षता में नाइजीरिया को पहली बार अतिथि देश के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से नाइजीरिया में आई बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता है और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में वहां के राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजे गए। पीएम मोदी क्वीन एलिजाबेथ के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी हस्ती हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है।
इससे पहले दोनों देशों के बीच कई अहम समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिनमें संस्कृति, कस्टम और सर्वे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें रणनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं में हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों के और भी अधिक फलने फूलने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति आवास पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के निमंत्रण पर अपने 3 देशों की यात्रा की शुरुआत नाइजीरिया से की। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बेरिस्टो और सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने दोनों देशों की मित्रता और नाइजीरिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफ्रीका के हितों और सरोकारों की आवाज उठाई है। पिछले 5 साल में ही हमने अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी शुरू की है। बीते सालों में अफ्रीका की आवाज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया है। इसका एक शानदार उदाहरण तो आपने पिछले साल ही देखा है, जब भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और भारत को उसमें सफलता भी मिली। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कंफर्ट जोन को छोड़कर नए रास्ते बनाना आज भारत का मिजाज बन चुका है। पीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति का उल्लेख किया। 10 वर्ष में हमारा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 75 टाइम 75 गुना से अधिक हो गया है। इन्हीं 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ये करीब 30 गुना बढ़ गया है। आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया में योग और हिंदी सहित भारतीय संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता को सराहा। पीएम ने कहा कि आज भारत नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है, डबल।
आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना? कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया में रह रहे भारतीय समुदाय को जनवरी में देश यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। अगले वर्ष जनवरी में भारत में अनेक उत्सव एक साथ आने वाले हैं। जनवरी महीने में हर वर्ष हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं दिल्ली में, देश में। जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जा रहा है। और इस बार ये प्रवासी भारतीय दिवस भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उड़ीसा की धरती पर होने वाला है। इसमें पूरी दुनिया से आप जैसे साथी भारत में जुटने वाले हैं। अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। भारत आने की इतनी सारी वजह है, एक साथ है। एक बड़ा ही सुखद संयोग आपके लिए बना हुआ है। आप इस दौरान भारत आए, अपने बच्चों को भारत लाएं और जो नाइजीरियन दोस्त भी है उनको भी साथ लाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा की धरती से दुनिया में भारतीय डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को आमंत्रित किया एक तरह से भारत आने के लिए। जनवरी में कुंभ से लेकर मकर संक्रांति के बाद से जो तमाम त्योहार हैं उनमें आज हम बात कर रहे हैं भारत और नाइजीरिया के संबंधों पर। प्रधानमंत्री की यात्रा के क्या मायने हैं, इसी पर हमारा विशेष है। भारत नाइजीरिया करीबी और विश्वसनीय मित्र। दो वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमृत लुगून साहब वरिष्ठ पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं और अतुल अनेजा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर आप ही के पास आना चाहेंगे। एम्बेसडर लुगून, आप किस तरह से इस पूरी यात्रा को अब देख रहे हैं, क्योंकि जो संबंध भारत और नाइजीरिया के हैं, लंबे संबंध है, रणनीतिक संबंध है, रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत रहे हैं। ऐसे में इस यात्रा में 3 समझौते हुए हैं, लेकिन पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? जी, ये नमस्कार फिर से। ये पूरी यात्रा जो है ये बहुत अहम है अभी के दोनों देशों के संबंध के बीच में। सिर्फ जो बाइलैटरल या द्विपक्षीय सिर्फ नहीं, बल्कि जो क्षेत्रीय हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है जनसंख्या और एरिया के हिसाब से। और उसी तरह जो है नाइजीरिया जो है जो पश्चिमी अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, और ना सिर्फ पश्चिमी अफ्रीका बल्कि पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। और तो इसी को देखते हुए 2007 में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो उनके पिछला विजिट हुआ था 2007 में, जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाया गया। उसके बाद सब फिर हमारा रक्षा संबंधी जो है कि ये समझौता हुआ, फिर हमारा कॉमर्स में हुआ, फिर अभी हाल के दिनों में जो है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं NSA,
उनके स्तर पर जो है वार्ता शुरू हुई। अब तक 2 हो चुकी है, एक तो अभी बहुत हाल में हुआ था। तो और जो अफ्रीका यूनियन को पिछले बार जब G20 समिट हुआ था दिल्ली में, तो उसमें नाइजीरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं जो टिनुबू साहब, तो वो आए थे। और पिछले साल ही उन्होंने नाइजीरिया के जो चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया था। और उस समय भारत के तरफ से प्रधानमंत्री के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होके हमारे मंत्री राजनाथ सिंह जो जी गए थे। तो हमारे देशों के बीच में काफ़ी बड़ा जो है कि ये बढ़ता संबंध है। डिफेंस में, रक्षा में जैसे कहा, फिर कृषि क्षेत्र में जो नाइजीरिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है। और जो उत्तरी नाइजीरिया में है वहाँ पर पशुपालन काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो नाइजीरिया जो है कि दूध आयात करता है, जबकि उनके पास पशुओं का बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो जो संबंध बढ़ाने के काफ़ी स्कोप है इस क्षेत्र, इस जो विजिट है इसके बिल्कुल बाद। एम्बेसडर, जैसे आप कह रहे हैं कि सहयोग को बढ़ाने का बहुत स्कोप है और उस स्कोप के तहत ही नए क्षेत्रों की तलाश की जा रही है। अतुल जी, आप ही से जानना चाहेंगे, आज जो 3 समझौते हुए हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, सीमा शुल्क, सर्वेक्षण सहयोग पर भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। हमने देखा है कि नाइजीरिया के साथ हालांकि पिछले कुछ समय में व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी रक्षा क्षेत्र में भारत का एक अच्छा सहयोग रहा है। तेल को लेकर जिस तरह से व्यापार भारत और नाइजीरिया का रहा है, वो एक अच्छा व्यापार रहा है, बड़ा साझेदार भारत रहा है नाइजीरिया के लिए। ऐसे में नए क्षेत्रों को ढूंढा जा रहा है। हालांकि आज के समझौतों में रक्षा क्षेत्र के समझौते नहीं है जिनकी उम्मीद की जा रही थी। जी हाँ रितु जी, ये बहुत ही अहम जो 3 या 4 जो हुए हैं एग्रीमेंट्स आज, उसमें मैं रक्षा की खासकर बात करूंगा, क्योंकि डिफेंस कॉरपोरेशन के बारे में प्रधानमंत्री ने जो अपना जो भाषण दिया, जो प्रवासी भारतीय थे, उसमें भी ये जिक्र किया गया। हमारे जो दूसरे गेस्ट एम्बेसडर साहब ने बात की थी, राजनाथ सिंह का जो विजिट रहा है, तो एक तरह से एक रक्षा की जो एस्पेक्ट है, इसके ऊपर काफ़ी अब फोकस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बात की थी कि आपको तेजस देख के गर्व होता है, नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई एंगल देखा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि भारत अब एक एक्सपोर्टर बना है, डिफेंस एक्सपोर्टर का, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट का हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो तेजस एयरक्राफ्ट भी बना है। तो मुझे लगता है रक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ी बात हुई है। एनर्जी के ऊपर जो है वो, जैसे आप देख रहे हैं कि नाइजीरिया एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंज्यूमर्स है एनर्जी का। हमारा जो अभी तक जो तेल आता है वो गल्फ कंट्री से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन की अगर नज़रिए से देखें और एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ से देखें, तो नाइजीरिया एक बहुत बड़ा पार्टनर आता है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़े बड़े और एस्पेक्ट्स हैं जो हमें जोड़ते हैं। लेकिन मुझे अगर बिग पिक्चर देखें, तो अगर हम G20 जो भारत ने जिसकी अध्यक्षता की थी, हमने कहा था हमारी आउटरीच ग्लोबल साउथ की तरफ रहेगी, और ग्लोबल साउथ में अगर देखा जाए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा देश नाइजीरिया आता है और रिसोर्सिस देश है। तो इसका जो ट्रैक्शन मिल सकती है हमें पूरे ग्लोबल साउथ के लिए, उसका ये एक इंजन बन सकता है भारत और नाइजीरिया की तरफ से। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि ये जो यूएन के बारे में अगर हम बात करें, यूएन एक्सपेंशन सिक्योरिटी काउंसिल की, इनको तय करना है अफ्रीका को कि कौन सा देश उनका कैंडिडेट होगा। लेकिन एक तरह से कैंडिडेट में नाइजीरिया भी आता है, साउथ अफ्रीका है और है, लेकिन ये अफ्रीका का फैसला है। तो एक तरह से पॉसिबिलिटी है कि नाइजीरिया की भी कैंडिडेचर हो, तो एक तरह से एक मिड लेवल से इससे बिग पावर की क्षमता रखता है नाइजीरिया। तो इसलिए भारत और नाइजीरिया के संबंध सिर्फ बायलैटरल नहीं है, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है। ये इसका जो इम्पैक्ट है, ये पूरे अफ्रीका पे, ग्लोबल साउथ पे
और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उम्मीद की किरण की तरह आता है ये जो पूरा विजिट है नाइजीरिया के लिए, इससे और भी देश प्रेरित हो सकते हैं। भारत की छवि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बिल्कुल इससे ज्यादा बढ़ेगी और ये बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो बात हो रही है उसको विस्तार दिया जा रहा है। उसमें एक और पहलू इस बार ऐड किया गया है। अम्बेसडर, जिस तरह से अब अतुल जी कह रहे हैं, भारत ने एक और पहलू ऐड करा है, साथ ही प्रधानमंत्री ने बहुत साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में या मौजूदा समय में भी नाइजीरिया की वैश्विक पटल पे बहुत अहमियत है। ये किस तरह के संकेत हैं और मतलब किन देशों को भी संकेत हैं? अगर ये बात कहते हैं प्रधानमंत्री, तो आने वाले समय में जब ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ के साथ नाइजीरिया भी है और हम ये भी देख रहे हैं कि G20 लगातार जिन देशों में हो रहा है वो भी ग्लोबल साउथ के ही देश हैं, तो हम इस तरह से देखते हैं कि एक गोलबंदी कहें या मजबूती कहें तमाम वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की। हाँ जी, ये एक नोट करने की बात है कि अभी प्रधानमंत्री हम कुछ समय बाद रियो जेनेरो जाएंगे G20 में शामिल होने के लिए, और ऐसा है कि जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं टिनुबू, वो भी उस में आमंत्रित हैं। तो दोनों जो है कि चूंकि इंडिया की पहल में पिछले साल जो अफ्रीका देशों को, अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाई गई, तो उसी का एक कंटिन्यूएशन है या उसी का सिलसिले में आगे बढ़ रहा है कि जो है कि रियो डी जेनेरो में भी जो है कि वो जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति जाने वाले हैं। और जैसे हमने कहा कि जो नाइजीरिया है और जो है कि अपने क्षेत्र में और पूरा अफ्रीका में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं। तेल सबसे प्रमुख है और काफ़ी उनकी जनसंख्या में तो सबसे बड़ा है, तो बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं जो सबसे बहुत बड़ा है, 60,000 के करीब अभी पहुँच गया है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी, जैसे द्विपक्षीय जो उनकी जो मीटिंग हुई उसमें जो उनके राष्ट्रपति हैं, भारतीय लोगों का जो योगदान है उस देश में, उनको सराहा। और इवन जो लोकल जो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो सबसे बड़े उस क्षेत्र के जो बिजनेसमैन हैं मिस्टर डेंगोटे, जिनका कि बहुत बड़ा ग्रुप है, और शायद पिछले साल ही उन्होंने लेगोस शहर में एक बहुत बड़ा जो है पेट्रोकेमिकल प्लांट और फर्टिलाइज़र प्लांट उन्होंने बनाया है जी। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम पोजीशन पर हैं वो भारतीय लोग हैं, जबकि वो नाइजीरियन है। और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारतीयों का बड़ा सहयोग है। सबसे बड़ा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो भारतीयों का ही एक तरह से वहाँ पर विकसित किया हुआ है। अतुल जी, किस तरह से हम देखते हैं रक्षा संबंधों में, हम देख रहे हैं कि भारत और नाइजीरिया बड़े नज़दीक है, लेकिन उन संबंधों को और विदेश नीति में और आने वाले समय में भू राजनीतिक प्रभावों को भी देखते हुए किसी भी देश के साथ संबंध दूरगामी किस तरह से आने वाले समय के लिए उन्हें तैयार किया जाए, भविष्य के लिए तैयार किया जाए, उस पर ध्यान होता है। तो इस पूरी यात्रा में आप कैसे देखते हैं नए क्षेत्रों का खुलना, साथ ही साथ भविष्य की उन चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? वो कौन से मुश्किलें थी जिन्हें सुलझाता हुआ प्रधानमंत्री का ये दौरा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए ऋतु जी, कि जब आप संबंध लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक रिलेशनशिप हो पीपल टू पीपल और ये सॉफ्ट पावर का जो एरिया जिसको कहते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, क्योंकि हमें टूरिज्म एंगेजमेंट और यूथ की एंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ानी है। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एंगेजमेंट सिर्फ ये एग्रीमेंट्स पे नहीं होती, उसको ज़मीन पे लाने के लिए अब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो टूरिज्म का क्षेत्र, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ये ज़रूरी है। दूसरा मैं समझता हूँ कि कल्चर की जो स्कोप है हमारा, अब जैसे हम बॉलीवुड की बात करते हैं, अफ्रीका में एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है नाइजीरिया की जिसको नॉलीवुड कहते हैं। तो दोनों को क्या हम साथ ला सकते हैं, एक नया एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यूथ एंगेजमेंट की, यूथ को साथ लाने के लिए। जो इंटरनेट वाली जनरेशन है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो काम करती है, उनको हम कैसे जोड़ें, ये एक बहुत बड़ी एक नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसे जोड़ें, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक चुनौती होगी। एक और चीज़ जो है, अगर हम देखिए नाइजीरिया भी आतंकवाद से बहुत पीड़ित रहा है, बोको हराम करके एक ऑर्गेनाइजेशन रही है। तो एक ये क्षेत्र भी है जिसमें हमारा सहयोग
और बढ़ना चाहिए। अम्बेसडर साहब ने जिक्र किया था NSA की 2 विजिट, एक रिसेंट विजिट के बारे में। मुझे लगता है 2021 में पहली विजिट NSA स्तर पे हुई थी, जो बैठक हुई थी जी। एक वो सिक्योरिटी एलिमेंट भी जो है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, मुझे लगता है कि नाइजीरिया जिस तरह से खुद पीड़ित है और खुद इन्फ्लुएंशियल है पूरे वेस्ट अफ्रीकन रीजन में, तो ये एक और जो हमारा पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, हो भी रहा है और शायद इसको और मजबूती की जरूरत है। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि के साथ ही साथ तमाम नए क्षेत्रों को भी एक तरह से भारत और नाइजीरिया अपने संबंधों में तलाश रहा है। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि नाइजीरिया वैश्विक राजनीति और विश्व पटल पर अहम है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा, यानी कि 17 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की यात्रा भारत नाइजीरिया संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, ड्रग तस्करी, पायरेसी जैसे तमाम ऐसे मसलों पे भारत और नाइजीरिया सहयोग के साथ आगे लगातार काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपका भी, एम्बेसडर आपका हमारे साथ इस विशेष बातचीत में जुड़ने के लिए। न्यूज नाइट पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। राजा, आओ। ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और आ रही बड़ी खबर, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के चलते लिया गया बड़ा फैसला। खराब वायु गुणवत्ता के चलते ग्रैप 4 होगा अब लागू। सोमवार सुबह 8 बजे से, यानी कल सुबह 8 बजे से ग्रैप 4 लागू होगा। ग्रैप 4 से संबंधित जो प्रतिबंध हैं वो लागू होंगे। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और सभी निर्माण कार्यों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये सभी प्रतिबंध ग्रैप 4 की श्रेणी में आते हैं। इसके तहत कई ऐसे प्रतिबंध अब दिल्ली NCR में लागू होंगे जो इस समय जिम्मेदार माने जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता जो लगातार खराब हो रही है उसको लेकर, वाहनों को लेकर कड़े प्रतिबंध होंगे लागू। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, ग्रैप 4 के तहत कल सुबह जब लोग 8 बजे अपने घरों से निकलेंगे तो वो कौन से प्रतिबंध उन्हें झेलने पड़ेंगे कल?
कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जितने भी ट्रक्स है, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी व्हीकल है उनको, इमरजेंसी जो सामान है उसको लेके आने के जो है उनको छोड़ के सारे जो ट्रक्स है उनका एंट्री दिल्ली में बंद किया जा रहा है। उसके अलावा जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है उनकी भी दिल्ली में आने में मनाही होगी, सिवाय जो होंगे BS4 के ऊपर जो होंगे, BS6 डीजल जो होंगे वो CNG व्हीकल्स और जो दिल्ली के जो दिल्ली के नाम पे रजिस्टर्ड होंगे उन व्हीकल्स को छोड़ के। उसके अलावा हमें ये बताया गया है कि स्ट्रिक्ट बैन लगाया जाएगा BS4 और उसके नीचे की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके ऊपर, मीडियम जो गुड्स व्हीकल है उनके ऊपर और हेवी गुड्स व्हीकल जो है उसके ऊपर। इसके अलावा जो हमें बताया जा रहा है कि शायद स्कूल की जो हाई स्कूल की जो इससे पहले जो स्कूल के एडमिशन जो छुट्टियां थी वो क्लास 5 तक थी, अभी बताया जा रहा है कि शायद वो भी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया है कि जो स्कूल्स हैं उनमें 11-12 तक जो है बच्चे उनकी भी छुट्टी की जाए। और इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनको भी डायरेक्शन दिया जाएगा कि जो कॉलेजेस है वो भी बंद किए जाए। और इसके अलावा जो हमें जो बताया जा रहा है, जो कमर्शियल एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, आसपास के जितने भी इलाके हैं दिल्ली NCR, मैं बार बार कह रहा हूं ये दिल्ली नहीं है, सिर्फ दिल्ली NCR दोनों के बारे में है, उन सब जगहों पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे पूरी तरह से विराम लगाने की बात कही गई है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि ग्रैप 3 लागू हुआ था 2-3 पहले, और उसके साथ ये जो जिस तरीके से फिर भी मौसम में और पोल्यूशन में कोई कमी देखने को नहीं मिली, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे इस वक्त आप देख पाएंगे कि पूरा माहौल जो है अभी भी एक स्मॉगी कंडीशन हो रखा है। और ये इसी वजह से क्योंकि दिल्ली का जो एवरेज AQI था अभी अब से थोड़ी देर पहले वो 450 के पार जा चुका था, और मैं कह रहा हूं ये 450 का एवरेज AQI है, जो जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें पैदा हुई और ये जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उनको ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। तो जैसे कहा मैंने आपसे ऋतु की जो कमर्शियल व्हीकल्स है जो एकदम इमरजेंसी जो है सामान के साथ जाने आने का है उनको छोड़ दिया जाए तो कमर्शियल व्हीकल की एंट्री दिल्ली में बैन हो जाएगी। और उसके साथ साथ स्कूल्स और कॉलेजेस में भी हमें छुट्टी देखने को मिलेगी। और शायद स्टेट जो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये एक हिदायत दी जाए, एक निर्देश जारी किया जाए कि ऑफिस टाइमिंग्स उसको भी एक तरह से कर्टेल किया जाए कि एक 50% वर्कफोर्स से काम किया जाए, वो भी एक बात चल रही है। और शायद हमें देखने को मिल सकता है इसके साथ साथ कि ऑड इवेंट जो है वो भी शायद इसके बाद आ सकता है। वो अगर वो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट उसके डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्णय लेने का जो पूरा डिसीजन है। बिल्कुल तापस, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गैस चेंबर बन रही है दिल्ली की पूरी आबो हवा जिस तरह से हो गई है। तापस, 490 के पार कई इलाकों में AQI इस समय दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब ग्रैप 4 जब लागू किया जा रहा है, दिल्ली में ये स्थिति इससे पहले जब हुई है, हर साल हम देखते हैं ये स्थिति दिल्ली में होती है, लेकिन क्या ग्रैप 4 तक हम नवंबर के अंत तक जाते थे? जी, पिछली बार भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते थे, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पहले से पहल था, आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा दोनों को निर्देश जारी किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, और दिल्ली को भी नसीहत दी गई थी कि आप जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है और जो पोल्यूटेंट यूनिट है उन पे लगाम कसे। और ये वजह है कि शायद आप इतना लेट ये देख पा रहे हैं, अदरवाइज देखने को ये मिलता अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें तो बहुत पहले नवंबर के फर्स्ट वीक से ही ये जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाती थी। दिवाली आती है, दिवाली के बाद होती थी, लेकिन इस बार दिवाली जो है उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद से जिस तरीके से एक कुछ तो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन हुआ, जो वेस्टर्ली विंड्स का आगमन हुआ, ईस्टर्ली विंड चेंज हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से पोल्यूशन की जो एक तरह से स्पाइक हुआ, पोल्यूशन स्पाइक पूरे दिल्ली NCR में, वो देखना दिलचस्प का था, क्योंकि इससे पहले लोगों को लग रहा था कि ये हो सकता है, क्योंकि पराली जलाने के मामले बढ़ रहे थे, निर्देश भी दिए गए थे, CQM से पहले भी निर्देश जारी किए गए थे, CPCB से भी निर्देश जारी किए गए थे कि इस पे लगाम लगाई जाए। और शायद कहीं ना कहीं जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन पे वो शायद इस चीज को करने में शायद नाकामयाब रहे, और जिसका खामियाजा दिल्ली और आसपास के NCR के जो लोग हैं उनको उठाना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली का जो एवरेज AQI था वो करीब 6 बजे के करीब था, करीब 462। आप समझ सकते 8 बजे
अभी मेरे पास ये ब्रेकिंग आई है, 8 बजे 462 था, जिसकी वजह से ये डिसीजन और लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 462 अगर एवरेज AQI है, तो बाकी जो आसपास के जो जगह है वहां पे किस हद तक AQI की मात्रा में एक स्पाइक हुआ होगा, वो आप समझ ही सकते हैं। अभी भी दिल्ली का AQI 462 है और बहुत सारे ऐसी जगह एवरेज बता रहा हूं मैं आपको जो 500 के करीब पहुंच चुका है। तो ये जो जगह, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ITO का, हम लोग काम करते हैं मंडी हाउस। तापस, क्या दिल्ली ऐसी स्थिति में जा रहा है कि पोल्यूशन के कारण दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति होने जा रही है? पोल्यूशन का लॉकडाउन, यानी कि स्कूलों की छुट्टियां, दफ्तर में जो लोग हैं, लोगों की आंखों में, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें आंखों में जलन लग रही है, सिर में दर्द हो रहा है, ये तमाम वो चीजें हैं जो पोल्यूशन से हो रही हैं। ये वो लोग हैं जो स्वस्थ हैं, जो थोड़े भी अस्वस्थ हैं उनके लिए तो और भी भीषण स्थिति इस समय है। खास तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा रितु की जो बीमार लोग हैं, जो एजेड है, सीनियर सिटीजन है, जिनको दमे की दिक्कतें हैं, इन लोगों के लिए तो दिल्ली एक तरह से रहने लायक ही नहीं रही है, जो उनके लिए तो ये मरने की एक दिशा में एक कदम हो चुका है। आपने बहुत सही कहा कि ये एक तरह से पोल्यूशन लॉकडाउन हो चुका है, क्योंकि अगर स्कूलों को और कॉलेजेस को ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि आप अपने ऑफिसेस बंद करें, आप अपने स्टूडेंट्स कॉलेजेस और स्कूल्स बंद किए जाए। आप ये देखिए कि एंट्री और एग्जिट जो है दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल्स का और ट्रकों का बंद कर दिया गया है। ऑफिसेस को निर्देश जारी किए गए हैं और सरकारी ऑफिसेस को कि आप 50% वर्कफोर्स से काम करने की कोशिश कीजिए और अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम शुरू कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये वही लॉकडाउन जो कोविड के टाइम में हमें देखने को मिला था, वही लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है। AQI 460 के पार, और 460 के पार ये एवरेज कहा जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां 490 के पार AQI पाया गया है और इसी को देखते हुए ग्रैब 4 लागू किया गया है। और ग्रैब 4 लागू होने के बाद ट्रक, लोडर, भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी, स्कूलों की छुट्टी की जाएगी, ऐसा बता रहे हैं हमारे संवाददाता। साथ ही साथ क्या आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली गैस चेंबर हो रहा है, क्या दफ्तरों में भी किसी तरह की कोई रियायत बरती जाएगी, किसी तरह का वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत होगी क्या? दिल्ली की बुरी हालत है इस समय और उसे देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। कल सुबह जब आप निकलेंगे तो आप एक नई दिल्ली देखेंगे। और बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आपकी आलोचना भी की है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया है, तो पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। इन तमाम बातों को हम दिखाएंगे। वक्त एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देते हुए किस तरह के आरोप भी लगाए और अपने मोहभंग की बात भी की है आम आदमी पार्टी से। जल, जंगल, जमीन का दिया नाद, सदा रहे निज धाम, मातृभूमि पर स्वराज हो बिरसा का पैगाम। संघर्ष हमारे लहू में दौड़ता है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हम वन बंधुओं के पूर्वजों ने अपनी छाती पर सीधी गोलियां झेली हैं, लेकिन जमीन से लेकर इंटरनेट तक कहीं उन शहीदों का नामो निशान नहीं था। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। आज देश 15 नवंबर यानी धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। आज भारत में 11 संग्रहालयों का निर्माण ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर हो रहा है। ट्राइबल विरासत को सहेजने और उससे प्रेरणा लेने के लिए लगातार काम होता है। हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। देश के सभी वन बंधुओं को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। 8
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ वरिष्ठ नेताओं के बगावती तेवर पार्टी की परेशानी को बढ़ा दिया है। अब वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से नाता तोड़ दिया है। उन्होंने आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में पार्टी नेतृत्व और नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए। कैलाश गहलोत ने शीश महल, यमुना की सफाई और दिल्ली की लड़ाई को मुख्य मुद्दा बनाया है। उनका मानना है आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया। पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद ने जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा कि भाजपा का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये को लेकर उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी पे जो खर्च किए वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे थे। 8,500 करोड़ से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने आपको दिया मां यमुना की सफाई के लिए, लेकिन आपका भ्रष्टाचारी रूपी रावण उसको लील गया। आम आदमी पार्टी के अंदर इनके नेताओं में, विधायकों में, मंत्री में, पार्षदों में बहुत जबरदस्त असंतोष है। दिल्ली की जनता के सामने जा करके इनके पास जवाब नहीं है 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए विकास का कौन सा काम किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी कैलाश गहलोत के इस्तीफे के कारण ईडी का भय बता रही है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन पर ईडी का दबाव था। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है और आम लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय जेल और बेल में उलझ कर रह गई। आम आदमी पार्टी जो निकली थी अन्ना के आंदोलन से, जो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो कहती थी कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, जो कहती थी फ्री बिजली और पानी देंगे, आज कहीं ना कहीं उससे भटकती नजर आती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कैलाश गहलोत अब तक के सबसे अनुभवी मंत्री रहे हैं। कैलाश गहलोत 2015 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे। बहरहाल आम आदमी पार्टी जो भी आरोप लगाए, लेकिन उनका इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देते हुए क्या बड़ी बातें कही और किस तरह से आपके बारे में कई अंदरूनी बातें देश के सामने रखी हैं, जनता के सामने रखी हैं, दिल्ली वासियों के सामने रखी हैं, आइए बताते हैं कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या कहा है। गंभीर चुनौतियों से जूझती आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस समय आम आदमी पार्टी कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, बुनियादी आदर्श से दूर भागती दिखाई दे रही है। जिन आदर्शों को, जिन वैकल्पिक राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, आज अपनी उन तमाम आदर्शों से भटकती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की, जनता की अवहेलना कर रही है। तमाम जनता के मुद्दों को दरकिनार करते हुए राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। इस तरह के बड़े और संगीन आरोप कैलाश गहलोत ने अपनी उस चिट्ठी में लिखा है जिसके साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि यमुना को लेकर कई बड़े वादे किए आम आदमी पार्टी ने। पिछले 10 सालों में यमुना को स्वच्छ नदी बनाएंगे, लेकिन आज की तारीख में यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यानी कि यह सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी ने इस दिशा में
कोई काम नहीं किया। लोगों के अधिकारों के बजाय अपने स्वार्थ के लिए पार्टी नेता इस समय काम कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़े आरोप एक तरह से आम आदमी पार्टी की एक तरह से कार्यशैली जो है उस पर और खासकर नेतृत्व को लेकर आरोप हैं। ये दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रहा है बुनियादी एक तरह से सुविधाओं की तरफ जनता की, उस पर नहीं ध्यान है नेताओं का। साथ ही साथ कैलाश गहलोत ने अपनी उस चिट्ठी में शीश महल विवाद का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यह विवाद आम आदमी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक रहा। यानी कि नेताओं को भी शर्म आ रही है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर शीश महल का जो पूरा मामला बाहर आया। उनका कहना है कि अब आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। वो तमाम आदर्शों की जो बात आम आदमी पार्टी करती थी आज उससे भटक गई है। कैलाश गहलोत ने अंत में ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपना ज्यादा वक्त केंद्र से लड़ने में बिताया है और यही वजह है कि वो जनता के लिए काम नहीं कर पाई है। साथ ही साथ कई ऐसे नाम भी आपको हम जल्दी में बताते हैं कि जिन नेताओं ने पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। ये बड़े पदाधिकारी हैं, तमाम मंत्री हैं, राजेंद्र पाल गौतम, राजकुमार आनंद, करतार सिंह। इन नेताओं ने, इन मंत्रियों ने आप सरकार को छोड़ दिया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे नेताओं के नाम भी गिनाते हैं, हालांकि इन नामों का जिक्र लगातार आता है और ये संस्थापक एक तरह से सदस्यों में से थे। कुमार विश्वास, आशीष खेतान, आशुतोष पत्रकार थे, आशीष खेतान पत्रकार थे, पत्रकारिता छोड़कर वैकल्पिक राजनीति जो अरविंद केजरीवाल की थी उसके साथ जुड़े थे। उस वैकल्पिक राजनीति का पूरा सच देख के फिर उन लोगों ने वापस पत्रकारिता में जाना ही स्वीकार किया। प्रशांत भूषण, स्वर्गीय प्रशांत भूषण के पिताजी शशि भूषण, उन्होंने आर्थिक सहायता भी की थी और साथ ही साथ शशि भूषण ने ये आरोप बड़ा लगाया था पार्टी छोड़ते हुए कि ये वन मैन आर्मी की तरह से अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार, अंजलि दमानिया, ये तमाम वो लोग हैं जो बड़े बड़े सिद्धांतों के साथ आए थे, समाज में कुछ बदलने के लिए आए थे। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के साथ पदार्पण हुआ था अरविंद केजरीवाल का और उसी के साथ आम आदमी पार्टी का भी जन्म हुआ था। तब ये माना गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए हैं। उसी में तमाम लोग साथी थे, मयंक गांधी, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में, MS धीर, लेकिन वो बड़े नाम जो संस्थापक सदस्यों के तौर पे भी रहे, उन सब का मोह भंग हुआ आम आदमी पार्टी से समय के साथ और आज अरविंद केजरीवाल अकेले अब धीरे धीरे तमाम वो मंत्री छोड़ रहे हैं। आज अशोक गहलोत ने भी, जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ आम आदमी पार्टी की पूरी कार्यशैली को भी जनता के सामने रखा। तमाम सवाल उठाए हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ भी इशारा करते हैं और पार्टी पर भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ 9। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। राजा, आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पहुंचने के एक दिन पहले रविवार को महायुति और महाविकास आघाड़ी सहित सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए। एक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को संबोधित किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक जनता से रूबरू हुए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अंतिम पड़ाव में है। महायुति और महाविकास आघाड़ी सहित सभी दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के अन्य नेताओं ने राज्य में प्रचार किया। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम में आम जनता से मुलाकात के साथ एक भव्य रोड शो किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर में, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठाणे में जनता के बीच रूबरू होकर अपनी बात रखी। इन नेताओं ने राज्य में महायुति को मिल रहे जन समर्थन का जिक्र करने के साथ ही विपक्ष और कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना केवल योजना नहीं है, बहन और बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आधी आबादी को पूरा न्याय है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। हर वर्ग, हर समुदाय, हर समाज आगे आकर यहां पर डबल इंजन की सरकार बनाएगा और भारी बहुमत से इस बार ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र की प्रगति में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नागपुर में रोड शो किया। जब यशवंतराव चौहान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लाई, नागपुर में भी, नासिक में भी, पुणे में भी, हर जगह हमारे लोग काम किए। और हमको आप बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। महाविकास आघाड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र के लोग मन बना चुके हैं कि उनको एक साफ पारदर्शी सरकार चाहिए। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पालघर और बोईसर में महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा के नाम से जनसभाएं की। वहीं एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य में अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब देखना होगा कि जनादेश किसके साथ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। रविवार को भी सभी दलों के बड़े नेताओं ने जमकर प्रचार किया। एक और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री ने हेमंत बिस्व शर्मा ने जेएमएम के साथ इंडी गठबंधन को निशाना बनाया, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम के बड़े नेता लगातार प्रदेश में प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे, जयराम ठाकुर और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए। इस दौरान भाजपा ने राज्य में अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर जेएमएम सरकार और कांग्रेस को जमकर घेरा। झारखंड की जनता ने तय किया है कि रोटी बेटी माटी की पुकार है कि अब की बार झारखंड में एनडीए की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। 5 साल के उनके सरकार में गरीब और गरीब हो गया। हम अपनी 6 की 6 विधानसभा जीत रहे हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आप जिस इलाके में खड़े हैं, इस इलाके में एक जमाने में जो है कोई आदमी झंडा लगाने को बीजेपी का तैयार नहीं था। आज आप देख रहे हैं, दिन हो रात हो, बीजेपी एकदम पूरी खड़ी है। ये पूरा चुनाव संथाल का मुद्दा में ही लड़ा जा रहा है। संथाल में जो घुसपैठिया आए हैं उनको निकालने का, तो ये चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम है, ये संथाल से ही आएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। वहीं राज्य में जेएमएम नेताओं सहित कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी चुनाव प्रचार करते नजर आए। गठबंधन है, ये पिछली बार जो हम ताकत लेकर आए थे उससे ज्यादा ताकत लेकर उभरेगी। हर पार्टी लीडर अपने पार्टी की संस्कृति के मुताबिक भाषण देते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत टिप्पणी का सवाल है, हमारी पार्टी ही बिल्कुल नहीं करती है। झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए 18 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि ये 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों गठबंधन की तकदीर तय करेंगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट थिएटर में रिलीज हो गई है। फिल्म साल 2002 में हुए गोधरा रेल हादसे से जुड़े फैक्ट्स पर प्रकाश डालने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने एक यूजर आलोक भट्ट की टाइमलाइन शेयर करते हुए लिखा कि बिल्कुल सही कहा, ये अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है और वह भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सके। एक फर्जी कहानी केवल कुछ समय के लिए ही कायम रहती है, अंत में फैक्ट्स सामने आ जाते हैं। आलोक भट्ट नामक यूजर ने द साबरमती रिपोर्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था कि उन्हें क्यों लगता है कि फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मुझे क्यों लगता है कि फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूं। ये प्रयास विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि ये हमारे हाल के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है, एक की महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाता है। फिल्म के निर्माताओं ने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता और गरिमा के साथ पेश किया है। उनका कहना है कि एक बड़े मुद्दे पर हम सभी के लिए ये आत्मनिरीक्षण करने लायक है कि कैसे साबरमती एक्सप्रेस के यात्रियों को जलाए जाने की घटना को एक निहित स्वार्थी समूह द्वारा राजनीतिक बारूदी सुरंग में बदल दिया गया, जिसने इसे एक नेता की छवि को धूमिल करने के साधन के रूप में देखा।
उनकी पारिस्थितिकी तंत्र ने, यानी कि उन लोगों के इकोसिस्टम ने अपने स्वयं के तुच्छ एजेंडे को संतुष्ट करने के लिए एक के बाद एक झूठ फैलाए। उन्होंने लिखा कि आखिरकार 59 निर्दोष पीड़ितों को खुद के लिए बोलने का मौका मिला। हाँ, जैसा कि वे कहते हैं, केवल सत्य की जीत होती है। ये फिल्म वास्तव में उन 59 निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने फरवरी की सुबह खो दिया था। और आइए बात करते हैं अब हम 19वें G20 सम्मेलन के 18 से 19 नवंबर के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में इस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आइए जानते हैं G20 से जुड़ी अहम बातें। अपने नाम से ही साफ है कि ये 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोच, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं। ब्राजील इसकी 19वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। वहीं अब पीएम मोदी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इस बार G20 की थीम की बात की जाए तो वो है एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। वहीं मुद्दों की बात की जाए तो ब्राजील ने इस सम्मेलन के लिए 3 सूत्रीय एजेंडा घोषित किया है। पहला, भूख, गरीबी और असमानता से निपटना। दूसरा, सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पर ध्यान केंद्रित करना। और तीसरा, वैश्विक शासन में सुधार। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन के जरिए निहित उद्देश्यों को हासिल कर पाने में सभी सदस्य देश कामयाब हो पाएंगे। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सोयाबीन किसानों को बड़ी सहायता दी है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा को 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इससे किसानों के लिए सोयाबीन को MSP पर बेचना आसान हो जाएगा। किसानों के व्यापक हित में 15% तक नमी वाले स्टॉक की खरीद के कारण होने वाले सभी खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे। वहीं MSP का पूरा भुगतान राज्य स्तरीय खरीद एजेंसियों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा PSS के तहत खरीदे गए सोयाबीन स्टॉक के लिए पंजीकृत किसानों को किया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कपास और सोयाबीन किसानों के मुद्दों पर चर्चा की थी। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 15% नमी वाले कपास और सोयाबीन को खरीदने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इस बार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। और न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का बेहद अहम दौरा। नाइजीरिया में आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर। ब्राजील में G20 में वैश्विक शांति सुरक्षा पर मंथन। गुयाना से भी मजबूत होगी दोस्ती की डोर। 3 देशों से पीएम मोदी के दौरे की पल पल की खबर। हर जरूरी अपडेट के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जहां पहला पड़ाव उनका नाइजीरिया का था। और नाइजीरिया में दिन भर के अपने कार्यक्रमों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के लिए रवाना हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं नाइजीरिया से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे थे तो नाइजीरिया सरकार के एक मंत्री ने पीएम मोदी को सम्मान स्वरूप अबुजा शहर की चाबी भेंट की थी। दरअसल ये चाबी नाइजीरिया के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दिखाए गए सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय मुलाकातों, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताओं और नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय समझौतों के बाद अब अपनी यात्रा को पूरा करते हुए अब ब्राजील रवाना हो रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 17 साल बाद नाइजीरिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। नाइजीरिया से भारत के रणनीतिक संबंध हैं और बेहद पुराने संबंध, मजबूत संबंध, रक्षा संबंधों के साथ ही तमाम नए क्षेत्रों को भी इस यात्रा में तलाशा गया है, जिसमें भारत और नाइजीरिया अपने सहयोग को भविष्य के लिए बढ़ाने की तरफ नए कदम के तौर पर इस यात्रा को देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा में नाइजीरिया अपना पहला पड़ाव पूरा करते हुए अब वो ब्राजील के लिए रवाना हो गए हैं। जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान कल्याण विभाग ने सोयाबीन किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए अधिकतम स्वीकार नमी की मात्रा को 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इससे किसानों के लिए सोयाबीन को एमएसपी पर बेचना आसान हो जाएगा। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने शनिवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है। गोवा पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने लोगों से हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके साइबर संबंधी शिकायतों को दर्ज कराने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस ने cybercrime.gov.in नाम की वेबसाइट को भी शिकायत के लिए खोल दिया है। पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। रविवार को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बाद मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया। मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल के लिए 4 धाम यात्रा का समापन हो गया। इससे पहले शनिवार को 10,000 से अधिक भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक अनियंत्रित कार ने 2 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में एक 64 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रा इलाके में सीमा सड़क संगठन की ओर से बर्फ हटाने का काम जारी है। जोजिला दर्रा इलाके में शनिवार को हुए भारी बर्फबारी के बाद प्रमुख मार्गों पर ढेर सारे बर्फ इकट्ठे हो गए, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलोंग चेरी ब्लॉसम महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मावक डोक में स्काई वॉक परियोजना की आधारशिला की घोषणा की। स्काई वॉक परियोजना क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित होगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और बढ़िया है शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच MDH।